चलो बेटा नेक्स्ट टाइप, ये वीडियो थोड़ा सा अलग हो गया, मैं इसको जो है हमको पिछले वाले ही वीडियो में देना था, लेकिन वीडियो सोचे बड़ा ना करें, आपके लिए छोटा ही वीडियो कर दे, छोटे में ढेर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप, उसी पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड है। जो दो वीडियो पिछले लगातार अगर आप देखेंगे तो वो सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट से हैं, जिसमें मैंने दो टाइप्स आपको बताया था। मैंने बताया कि 3 टाइप के अलावा उसमें चौथा टाइप का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो 2 टाइप में मैंने बेटा आपको बताया था, एक अक्षर सादृश्यता, दूसरे में अंक सादृश्यता। इसमें मैं आपको बताऊंगा शब्द सादृश्यता क्या होती है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं शब्द सादृश्यता। बेटा कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं जिनका संबंध एक दूसरे शब्द से होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बेटा ये टफ हम कह लें या कठिन कह लें। इसलिए कठिन है क्योंकि इसमें आपको अन्य जानकारियां होनी चाहिए। अन्य जानकारी मतलब जैसे देश, देश की राजधानी, विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान की कौन सी शाखा है, उसके अंदर कौन से अध्ययन होते हैं, कौन सा देश है, उसकी मुद्रा क्या होती है, उसकी राजधानी क्या होती है, उसके संसद क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आता हूं। जैसे यहां पर दिया रुधिर विज्ञान का संबंध यदि रक्त से है, ठीक ना, रुधिर विज्ञान का संबंध यदि रक्त से है तो शैवाल विज्ञान का संबंध किससे होगा, ठीक ना, शैवाल विज्ञान का संबंध किससे होगा, यही पूछ रहा है। चलिए यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्लियरिफाई करते हैं। यदि रक्त का संबंध रुधिर विज्ञान, इसका मतलब यह है कि रक्त का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, रुधिर विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक ना। रक्त का अध्ययन रुधिर विज्ञान। ये बेटा जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, वहां पर विज्ञान की कई ब्रांचेज आपको मिलेंगी, ठीक ना। जैसे रक्त का अध्ययन एक विज्ञान की अलग शाखा बना दी जाती है, रुधिर विज्ञान, सिर्फ उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, उसके अंदर सिर्फ रक्त का अध्ययन किया जाता है। अब बताइए यहां पर दिया है शैवाल विज्ञान, तो बताइए शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, कवक का अध्ययन किया जाएगा, नहीं, गलत बता रहे हैं। शैवाल विज्ञान के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जिसके स्थान पर बेटा क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, ठीक ना। शैवाल विज्ञान के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाएगा। इसी प्रकार से कवक विज्ञान होगा, जिसके अंदर कवक का अध्ययन किया जाएगा। एक साथ तो विज्ञान की अलग अलग शाखाएं, ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ठीक ना, तब जाकर के आपको पता चलेगा किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। आइए दूसरा प्रश्न उठाते हैं। यदि दुर्गा का संबंध बेटा कल्याणी से है, ठीक है, दुर्गा का संबंध कल्याणी से है, तब आप बेटा कल्याणी के बारे में आपको जानना होगा, आखिर दुर्गा का क्या संबंध कल्याणी से है। तो दुर्गा का संबंध बेटा कल्याणी से क्या है, दुर्गा की पर्यायवाची है कल्याणी, ठीक है ना। तो दुर्गा की पर्यायवाची कितने लोगों को याद है, दुर्गा की पर्यायवाची चंडिका, कालिका, कल्याणी ना, ये सब क्या होते हैं, दुर्गा की पर्यायवाची। आपको बेटा हिंदी भी मजबूत करनी होगी, हिंदी के पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, ये भी आपको याद करना होगा, क्योंकि सदृश्यता परीक्षण में शब्द सादृश्यता में कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है, पर्यायवाची से उठा सकता है, विलोम शब्द से उठा सकता है, तद्भव तत्सम से उठा सकते हैं, मुहावरे से उठा सकता है, विज्ञान से उठा सकता है, देश से, देश की राजधानी कौन सा देश किस द्वीप में है ना, ये कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है। इसलिए आपको स्टैटिक, जीके, हिंदी ना, विज्ञान, सभी सब्जेक्ट की जानकारी होना चाहिए आपको शब्द सादृश्यता के लिए। और जानकारी क्यों नहीं होगी, जब हम कंपटीशन में बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीजनिंग पढ़ लेने से हमारा कंपटीशन निकल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको सोशल पढ़ने पड़ेंगे ना, करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। तो लगभग सभी जानकारी आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या होंगे, तब जाकर के आप नौकरी पाएंगे, जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो सपने तभी पूरा कर पाएंगे जब आप सारे सब्जेक्ट पर अपनी अच्छी पकड़ बनाएंगे। बेटा वो समय चला गया जब लोगों को घर से ले जाकर के नौकरी दिया करते थे, लेकिन आज लोग घर से निकल करके जा रहे हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो सपने देखना आसान है, लेकिन सपनों को पूरा करना इतना आसान नहीं है। आसान तब होगा जब सपनों को हम सोते हुए नहीं, बल्कि सपने को ऐसा बना ले वो सपने हमें सोने ना दें, ठीक ना। सपनों को सोते हुए नहीं देखना है, सपने ऐसे होने चाहिए जो आपको सोने ना दें। आपका दिन रात फोकस उसी पर रहे, जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं अपनी पढ़ाई लगातार करूंगा, ब्रेक नहीं लूंगा, कोई रेस्ट नहीं लूंगा, ठीक ना, तब जाकर के सपने हासिल होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो दुर्गा का संबंध बेटा
कल्याणी से है, तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा? अब बेटा बताइएगा, दुर्गा का संबंध कल्याणी से। कमेंट बॉक्स में जो वीडियो देखेंगे वो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में भी क्या करेंगे, दुर्गा की पर्यायवाची कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और जो पृथ्वी का संबंध, मतलब अगर ये दुर्गा की पर्यायवाची कल्याणी है तो हमको पृथ्वी की ही पर्यायवाची लिखना है। अब पृथ्वी की तो एक पर्यायवाची है नहीं, किसी का नाम है, जैसे आप ही हैं, आपका नाम है तो घर पर लोग किस्म किस्म के नाम लेते होंगे, बुलाते होंगे, पुकारते होंगे ना, तो वही आपके क्या होंगे, पर्यायवाची हो गए। मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ चीजें पर्यायवाची पूछी थी, इसीलिए बेटा पूछी थी ताकि वो चीजें आपकी क्लियर होते चले। तो चलिए पृथ्वी की पर्यायवाची आप बता दीजिए, कोई एक पर्यायवाची। परीक्षा में क्या होता है बेटा, दुर्गा का संबंध कल्याणी से, तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा? ये 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी, इन चारों में से एक पर्यायवाची रहेगी, 3 नहीं रहेगी, ये ध्यान देना है, ठीक ना। परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 दे देगा जिसमें से एक रहेगी, 3 नहीं रहेंगे, ठीक ना। तो जो एक पर्यायवाची रहेगी वही आपको लिखना पड़ेगा। अब एक पर्यायवाची है नहीं पृथ्वी की, पृथ्वी की कई पर्यायवाची होती है, इसलिए बेटा सारी पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है विकल्प में जो आपको याद है वो ना दिया हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची को आप खोजने का प्रयास करेंगे। चलिए धरा, धरती ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप पृथ्वी की ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची बताइएगा। तो पृथ्वी का संबंध किससे है? धरा से। मैंने एक पर्यायवाची लिख दिया, आपको बता दिया, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप पृथ्वी की और दुर्गा की पर्यायवाची निश्चित तौर पर लिखिएगा। आइए देखते हैं बेटा, अनुलोम का संबंध किससे है? प्रतिलोम से है। तो पारदर्शी का संबंध किससे होगा? अनुलोम और विलोम, प्रतिलोम। देखिए अनुलोम और प्रतिलोम बेटा ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विपरार्थक शब्द हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों का संबंध विलोम शब्द से, तो इसका भी संबंध विलोमय शब्द से निकालना पड़ेगा। तो पारदर्शी का विलोम बेटा क्या होता है? अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी, ठीक ना। तो पारदर्शी का संबंध किससे हो जाएगा? अपारदर्शी से हो जाएगा। तो यहाँ पर विलोम शब्द बेटा लिख दिए गए, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, स्पष्ट दिखाई देगा आपको, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है अर्जेंटीना का संबंध ब्यूनस आयर्स से है। अब देखिएगा ये क्या आ गया बेटा, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना का संबंध किससे है? ब्यूनस आयर्स से है। अब आपको पता करना पड़ेगा आखिर ब्यूनस आयर्स का संबंध अर्जेंटीना से कैसे है। अर्जेंटीना का संबंध ब्यूनस आयर्स है क्या, ठीक ना। इसके लिए मैंने कहा बेटा जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो निश्चित तौर पर आप देश का नाम याद करिएगा, देश की राजधानी याद करिएगा, देश की मुद्रा याद करिएगा, देश की संसद याद करिएगा, देश की भाषा याद करिएगा और देश के खेल याद करिएगा। जरूर निश्चित तौर पर खेल याद करिएगा, खेल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बेटा अर्जेंटीना का संबंध ब्यूनस आयर्स से है, ठीक ना। अब ब्यूनस आयर्स बेटा क्या है? ब्यूनस आयर्स ये अर्जेंटीना की राजधानी है, ठीक है ना। अर्जेंटीना आपका एक देश है, अर्जेंटीना का राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। तो ये भारत का संबंध किससे जाएगा? भारत की राजधानी बेटा क्या होती है? लखनऊ नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है। भारत की राजधानी बेटा क्या है? नई दिल्ली। पहले दिल्ली थी लेकिन अब क्या कर दिए हैं? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। जो ट्रेन का सफर करते होंगे वो देखेंगे तो स्टेशन उनको 2 देता है, एक न्यू दिल्ली देता है, ओल्ड दिल्ली देता है, ठीक है। तो भारत की राजधानी बेटा क्या है? नई दिल्ली है, ठीक ना। अगर अर्जेंटीना का संबंध ब्यूनस आयर्स से है तो भारत का संबंध बेटा किससे हो जाएगा? नई दिल्ली से हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संबंध बेटा क्या है? कंगारू से है। तो स्पेन का संबंध किससे होगा? ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे है? कंगारू से है। कंगारू क्या है बेटा? कंगारू क्या है? देखिए वहां का राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक ना। कंगारू क्या है? वहां का राष्ट्रीय प्रतीक है। अब राष्ट्रीय प्रतीक भी आपको याद होने होंगे, राष्ट्रीय प्रतीक भी आपको याद करने पड़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अगर कहा जाए, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक में बहुत सारी चीजें आती हैं, पक्षी भी आते हैं, पशु भी आते हैं। ये पशु की बात कर रहा होगा या पक्षी की बात कर रहा होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कबूतर नहीं, कबूतर है? मयूर है भाई। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। तो ये सारी चीजें आपको राष्ट्रीय प्रतीक भी याद करने होंगे। भारत का राष्ट्रीय नहीं बल्कि पूरे देश का ही राष्ट्रीय प्रतीक आपको याद होना चाहिए। किसका राष्ट्रीय प्रतीक पक्षी है? कौन सा? किसका राष्ट्रीय पशु है? कौन सा?
किसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये सब सारी चीजें क्या हो जाती है, राष्ट्रीय प्रतीक में आती हैं। तो आइए देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का संबंध बेटा कंगारू से है, ठीक ना, कंगारू से है। तो स्पेन का संबंध किससे होगा, स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक पक्षी क्या है, गरुड़ पक्षी का नाम आपने सुना होगा, गरुड़ पक्षी, ठीक है ना, गरुड़ पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, ठीक है। स्पेन का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, गरुड़ पक्षी होता है। गरुड़ विष्णु भगवान की सवारी है, ठीक है ना, विष्णु भगवान गरुड़ की सवारी करते थे। तो ये सोचिए स्पेन का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो किसका है, वो गरुड़ पक्षी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ब्राजील का संबंध बेटा किससे है, फुटबॉल से है। तो भारत का संबंध किससे होगा, ब्राजील क्या है बेटा, देश है, और फुटबॉल क्या है, एक खेल है। इसका मतलब यहाँ पर खेल पूछा गया है, अन्य देशों का खेल पूछा गया है, ठीक है ना। तो भारत का खेल कितने लोग जानते हैं, अभी ज्यादातर लोग क्या बताएंगे, क्रिकेट बताएंगे, तो फुटबॉल बताएंगे ना, नहीं जी, ना तो भारत का फुटबॉल है ना तो भारत का क्रिकेट है। हाँ वेरी गुड, किसने बताया, सही जवाब, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है बेटा वो हॉकी है, ठीक ना, हॉकी, हॉकी भारत का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। तो ब्राजील का संबंध यदि किससे है, फुटबॉल से है, तो भारत का संबंध किससे होगा, हॉकी से होगा। आइए आगे देखते हैं, एंथ्रोलॉजी, देखिए विज्ञान की शाखा है, विज्ञान की शाखा है मानव, ठीक ना, मानव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, यहाँ पर अध्ययन की बात कर रहा है बेटा, मानव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, विज्ञान की शाखा है एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। तो वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, वायरोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस, ये विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, वायरस का अध्ययन किया जाता है, या हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विषाणु कहते हैं बेटा, ठीक ना। ये एक ऐसा जीव है विषाणु, ठीक ना, जो निर्जीव और सजीव दोनों के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। पूछ लेता है परीक्षा में कभी कभी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बेटा किसे कहते हैं, विषाणु को कहते हैं। इसकी शाखा कौन सी है, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में सिर्फ विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, दूसरे जीवों का अध्ययन नहीं किया जाता है। और एंथ्रोलॉजी में बेटा किसका अध्ययन किया जाता है, सिर्फ मानव का अध्ययन किया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको विज्ञान की शाखाएं मालूम होनी चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए श्वेत क्रांति, सबने पढ़ा होगा, क्रांति पढ़े हैं ना, श्वेत क्रांति, कितनी क्रांति पढ़े हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्रांति के बारे में जरूर बताइएगा, ठीक ना। मैं क्वेश्चन अभी से आपसे अगर पूछ लूं, श्वेत क्रांति या नीली क्रांति, पीली क्रांति, सफेद क्रांति, ये सब के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत माने होता सफेद, सफेद क्रांति भी कभी कभी इसे कह देते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध अगर दुग्ध उत्पादन से है तो ये नीली क्रांति है बेटा, ठीक है ना। नीली क्रांति का संबंध किससे है बताइएगा, कौन बताएगा, नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य से है, मछली से है, ठीक है, मत्स्य पालन से है, मत्स्य पालन से है, मछली पालन, ठीक ना, मछली पालन से है। हो सकता है राइटिंग थोड़ा सा स्पष्ट ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं, चीजें आप लिख भी लीजिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध बेटा किससे है, दुग्ध उत्पादन से है, ठीक ना। तो इसी प्रकार से नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से है। तो जितनी क्रांतियां हैं और उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, किससे संबंधित है वो क्रांतियां, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए भारत का संबंध संसद से है, देखिए संसद पूछ लिया, जहां पर हमारा सदन चलता है, कौन सा सदन चलता है, ये भारत का मुख्य जो है, देखिए लोकसभा सदन होता है और राज्यसभा सदन होता है, दो प्रकार के सदन होते हैं, ठीक ना। तो संसद, भारत में जो सदन चलता है उसको संसद कहा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जापान का संसद कौन बताएगा बेटा, कौन बताएगा, जापान का संसद बता दीजिएगा। चलिए आपको नहीं मालूम है, मैं बताता हूं, भारत का संसद, यदि भारत का क्या है सदन जो है वो संसद है, ठीक है। तो जापान का जो सदन चलता है उसे डायट कहते हैं, डायट, जी हाँ डायट कहते हैं। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अमेरिका का आप बताइएगा, अमेरिका का जो भारत, अगर हम भारत की भाषा में बात करें, भारत का जो सदन चलता है उसे संसद कहते हैं। तो जापान का जो सदन चलता है उसे डायट कहते हैं। तो अमेरिका का जो सदन चलेगा उसे किस नाम से जानेंगे, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया का संबंध बेटा किससे है, डॉलर से है। देखिए यहाँ पैसे रुपए कौड़ी की बात कर दी गई है, ठीक है ना। अन्य देशों में पैसे को, रुपए को अलग अलग नामों से जानते हैं,
तो ऑस्ट्रेलिया में बेटा जो आप रुपया बोलते हैं, ठीक ना, उसको वहां पर डॉलर बोलते हैं। तो उसी प्रकार से भारत का संबंध बेटा किससे होगा? रुपए से होगा, ठीक ना, रुपए से होगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, जो हम आप रुपए बोलते हैं उसको वहां पर डॉलर कहते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से भारत में उसको क्या कहते हैं? रुपए कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का संबंध यदि डॉलर से है तो भारत का भी संबंध बेटा किससे होगा? रुपए से होगा, ठीक ना। तो इतना आप बताइएगा, बाकी सारी चीजें तो बात बेटा समझ में आई ना। तो चलिए इस पे कुछ हम और प्रश्न आपको देते हैं बेटा, ठीक ना। सेम उसी पर आपको अपने महापुरुषों को भी याद करना होगा। आप वो कहां पर जिंदा थे, कहां पर उनकी मृत्यु हुई, ठीक ना, उनके समाधि स्थल कहां पर है, उन्होंने अपने अपने भाषण कहां पर दिए, ये सारी चीजें भी आपको याद करना होगा, आपको पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, देखिए महात्मा गांधी का संबंध बेटा यदि राजघाट से है, ठीक है ना, कह रहा है कि महात्मा गांधी का संबंध किससे है? राजघाट से है। तो चौधरी चरण सिंह का संबंध किससे होगा? मतलब ये समाधि स्थल है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या है बेटा? राजघाट है। तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं बता पाते हैं तो मैं बताता हूं, चलिए बता देता हूं। किसान घाट बेटा, ये किसानों के नेता कहे जाते थे। चौधरी चरण सिंह भारत के एक ऐसे नेता थे जो किसानों के नाम से जाने जाते थे, किसानों के बहुत बड़े हितैषी नेता थे। ये प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बनकर के सबसे ज्यादा आज तक यदि किसी ने काम किया है किसानों के लिए तो वो चौधरी चरण सिंह थे, जिन्होंने किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। क्योंकि भारत बेटा क्या है? एक किसान देश है, एक कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे भारत में अगर किसानों की अनदेखी होगी तो उससे बड़ी दुर्दशा और कुछ भी नहीं है। अर्थात किसानों को सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि किसान ही हैं जो हमें आपको क्या देते हैं? अनाज देते हैं, जो हमें आपको एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ठीक ना। वो ऊर्जा कहां से मिलती है बेटा? भोजन करने से मिलती है। और वो भोजन कहां से मिलता है? हमारे किसानों के द्वारा मिलता है। अगर हिंदुस्तान में कोई नेता हुआ है तो वो चौधरी चरण सिंह जी हैं, जिन्होंने किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। इसलिए इनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना गया? किसान घाट के नाम से जाना गया। तो महात्मा गांधी का संबंध यदि राजघाट से है तो चौधरी चरण जी का संबंध किससे है? किसान घाट से है। आइए देखते हैं, यह यहाँ पर बेटा दिया है ग्रेमी पुरस्कार का संबंध किससे है, ठीक ना। चलिए हम बताते हैं, यहाँ पर कुछ पुरस्कार मैंने लिखे हैं। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलते हैं? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? और ग्लोबल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो आपको पुरस्कार भी पढ़ने होंगे बेटा, कौन कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलते हैं, किस कार्य के लिए मिलते हैं। आइए देखते हैं बेटा, जो ग्रैमी पुरस्कार होता है वो आपको संगीत के क्षेत्र में मिलता है। अगर आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस संगीत में है तो आपको किस पुरस्कार से नवाजा जाता है? ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार बेटा जो होता है ये फिल्म में मिलता है, ठीक ना। अगर बेहतरीन फिल्म में आप कलाकारी की है, बेहतरीन फिल्म है, तो उसके लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है? ऑस्कर पुरस्कार मिलता है। और बेटा जो बुकर पुरस्कार होता है ये साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। किसके में मिलता है? साहित्य, जो कवि वगैरह होते हैं ना, जो चीजें लिखते हैं, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे इंग्लिश के हो, या किसी भाषा के हो, संस्कृत के हो, तो उनको कौन से पुरस्कार मिलते हैं? उनको बुकर पुरस्कार मिलते हैं, जिसको आप जानते रहिएगा। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है? संगीत से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? फिल्म से है। और बुकर पुरस्कार का संबंध बेटा किससे है? साहित्य से है। ग्लोबल पुरस्कार बेटा कहाँ मिलते हैं? ग्लोबल पुरस्कार आपका पर्यावरण क्षेत्र में मिलता है, ठीक है ना। पर्यावरण में अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्लोबल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक ना। ये एक पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक ना। इसको आप कमेंट बॉक्स में बेटा बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाता है इस वीडियो का। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? किस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिलता है, ठीक ना। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, और ग्लोबल पुरस्कार बेटा पर्यावरण के क्षेत्र में मिलता है। जबकि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बेटा ये 3 वीडियो मैंने दिए हैं, 3 वीडियो आप देखेगा, और तीनों वीडियो में 3 टाइप्स आपके सदृशता परीक्षण का मैंने अंत कर दिया है। इसके अलावा सदृशता परीक्षण में कहीं से भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं।
हैं। अगर आपको कहीं से भी प्रश्न मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उस प्रश्न का जवाब मैं निश्चित तौर पर आपको दूंगा। कहीं से मतलब सादृश्यता परीक्षण कहीं से भी आप में कोई परेशानी ना करना पैदा करे, ताकि परीक्षा में बैठे और सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट का अगर प्रश्न आपकी आंखों के सामने आए, आप देखते आप उसके आंसर जो है टिक कर लीजिएगा, ताकि आपका समय बच जाएगा। तो बेटा जितने टाइप्स हमने बताए हैं उतने टाइप्स को आप एकदम मन लगा करके एक बार वीडियो को देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने एसएन एकेडमी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, उसमें वीडियो में कमेंट करिए। अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर कमेंट करिए, ना अच्छा लगे तब भी अपने सुझाव दीजिए कि सर ये चीजें करिए। और भी जिनको जिस टॉपिक की आवश्यकता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर हमको इस टॉपिक की आवश्यकता है, ये चैप्टर आप पढ़ा दीजिए, ये टॉपिक आपको बता दीजिए, तो निश्चित तौर पर वो चीजें आपको मिलेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बस बेटा आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।